नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट ईवीएस के प्रश्न है दोस्तों। और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा ये वाला जो दोस्तों ये प्रश्न है, ये आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये रीट में भी आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि एकल परिवार। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके परिवार होते हैं, जो परिवार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका एकल परिवार होता है और दूसरा आपका दोस्तों संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। अब एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको बताना है एकल परिवार से तात्पर्य है। अब आपको बताना है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, ये एकल परिवार है। ये वाला राइट है दोस्तों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता एवं दादा दादा, अगर ये वाला ऑप्शन होता दोस्तों तो ये संयुक्त परिवार का दोस्तों ऑप्शन है। तो ये संयुक्त परिवार का हो जाता है। केवल पति पत्नी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ठीक है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बताइएगा ये वाला राइट है क्या। आप बोलोगे ये भी नहीं है। सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। बच्चे तो जैविक होते ही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ये वाली बात ठीक है। तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। परिवार को एक ही रूप में, एक ही प्रकार का वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो ये वाला राइट हो जाएगा। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। चलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसका जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। बच्चों का सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त करता है। ये आपको बताना है कि बच्चा जो होता है वो सामाजिकरण का पहला जो पाठ होता है वो कहां से प्राप्त करता है या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहां से होता है। परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है या धार्मिक केंद्र से होता है। तो परिवार जो है वो समाज के बारे में जो भी सब सीखता है वो कहां से सीखता है, वो आपका परिवार से सीखता है दोस्तों। और पहली शिक्षिका कौन होती है दोस्तों, उसकी माँ होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा 4 वाले में आपसे क्या कहा गया है। प्राथमिक सामाजिकरण है। बताइएगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो 4th वाले का राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से बच्चे सीखते हैं। तो ये आपका क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। बताइएगा कमेंट करके। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। इसमें से बताना है कौन सा सही है। बताइए एकल परिवार में दहेज प्रथा लेना सामान्य बात है, क्या लेना चाहिए। तो आप बोलोगे ये तो गलत हो गया। बाल श्रम सामान्य बात नहीं होनी चाहिए, बालकों से श्रम कार्य नहीं करवाना चाहिए। दहेज और बाल श्रम ये क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो इसका 5 वाले का आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कमेंट करके बताइएगा। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में बाल, पहले क्या होता था कि बाल विवाह करा देते थे बच्चों की, 12 से 14 साल की आयु में उनका विवाह हो जाता था, लड़कियों का और लड़कों का भी।
तो ये जो है एक तरीके का क्या है, गैर कानूनी अपराध है दोस्तों, ये कानूनन अपराध है। तो इस पर क्या है, एक अधिनियम तैयार किया गया, ये आपको बताना है कि किस वर्ष तैयार किया गया और कब से लागू हुआ। तो आपको मैं बता दूं पारित कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा, 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो ये पारित दोस्तों 2006 में हुआ था, बट ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2007 से ये क्या हो गया था, लागू हुआ था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो परिवार की नहीं है, ये आपको बताना है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, यानी पत्नी पत्नी या दादा दादी, चाचा चाची, ये क्या है, 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। तो ये वाली बात तो वही सही है, ठीक है। तो ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये जरूरी नहीं है कि सबकी की आय अलग अलग जमा होगी। वे समान आवास एवं समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये भी ठीक है, बट गलत कौन सा है आपका, ये वाला हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका आ जाए तो आपको तुरंत केरल लगा देना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है, केरल का है दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। केरल में ही दोस्तों नावों की रेस होती है, नावों की रेस कहाँ होती है, केरल में ही होती है। और केरल में ही आपका क्या है, जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, केरल में ही है दोस्तों। तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो क्या है, बिहू है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिहार में मधुबनी चित्रकारी होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी CO2 होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये आपकी ये लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, मीथेन भी है, ठीक है। तीसरी क्या है, जलवाष्प भी है। एक और होती है दोस्तों, वो आपको बताता है CFC होती है, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये आपकी फ्रिज AC वगैरह से निकलती है। एक और होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। 3 ये रही और ये रही, ठीक है। तो आपका ये तीनों तो लगा नहीं सकते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, बताइएगा। पीने योग्य पानी कहते हैं, आशुद्ध जल कहते हैं, ताजा जल कहते हैं, या नल का पानी कहते हैं। तो बताइएगा जो पीने का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसको हम बोलते हैं दोस्तों पीने योग्य पानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीने योग्य पानी बोलते हैं दोस्तों। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी पर 0.65% पानी जो है वो पीने के योग्य है। 0.65 जो परसेंट है, इतना परसेंट पीने के योग्य पानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है मछली के अंदर जिससे मिनी माता रोग हो जाता है। तो बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। क्या आर्सेनिक होगा, पारा होगा, कैडमियम होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। मरकरी और मिनी, इस ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। और मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Hg होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दे रहा हूं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या, पारा या मरकरी पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें हाथ पैर मुंह जो है इनका ज्यादा संवेदनशील जो भी हड्डियां थी उनमें क्या है ये रोग दिखाता दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे पहले कहां दिखाता दोस्तों, ये जापान में दिखाता है। और जापान में किस जगह, एक मिनी माता एक जगह है, वहां ये रोग सबसे पहले देखा गया था।
और उसी जगह के नाम पे ही इस रोग का नाम रख दिया मिनीमाता रोग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा प्रसारित रोग नहीं है, यानी जल से प्रसारित नहीं होता। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हैजा भी जल के कारण होता है, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, लेकिन ट्यूबरोक्लोसिस ये जो है आपके जल से नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में बताइएगा एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। जो एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, यानी खाद्य जाल कहा जाता है। जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। और जल की बात आती है दोस्तों तो पूरी पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है, 100% पानी है दोस्तों। और 100 में से महासागरों यानी समुद्र में कितना है आपका 97% जो है दोस्तों ये आपका समुद्र का पानी है, जिसे आप महासागर के नाम से भी जानते हैं। 2% पानी जो है, जो आपका 2% पानी है ये बर्फ से जमा हुआ है ग्लेशियर में, और जो 1% जो पानी है दोस्तों ये आपका पीने योग्य पानी है दोस्तों, जिसको आप पी सकते हो। ठीक है, जो जिसको आप पी सकते हो, उपयोग में लेके आ सकते हो। तो आपसे यहाँ क्या कहा गया है, कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो कितना भाग जल से ढका हुआ है आपका 3/4 ढका हुआ है, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है दोस्तों। ठीक है, और 71% का 100% का ये आपको मैंने बता दिया है। 100% में से भी यानी 71 का 100% जो है तो उसमें से 97% आपका समुद्र में है, 2% बर्फ में है और 1% पीने योग्य है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। आई रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है। देखिए पारे की बात करते हैं, पारा यानी जो मरकरी है ये घुल जाता है तो आपका मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैडमियम के कारण होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैल्शियम के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं दोस्तों, क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का मुझे राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है, पढ़िएगा पहला, इसमें आपसे कहा गया है वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो बताइएगा वह जो है कौन है, बताइएगा। और जो दूर दूर तक क्या है ध्वनि की आवाज सुन लेता है, यानी कंपन के द्वारा सुन लेता है, और इसकी जो आवाज है वो 3 किलोमीटर दूर तक इसकी दहाड़ने की आवाज जाती है। आप समझ गए होंगे वो कौन है, आपका बाघ है दोस्तों। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लॉथ की बात करते हैं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है दोस्तों। यह अच्छा एक तैराक भी है और ये 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक के सोता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, इस जो टेबल दी गई है इसमें आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा क्या बोला गया है, कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का आपको क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। और मिलान में जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम नीचे से, जो दर्जन जो चिड़िया होती है यह क्या करती है, 2 पत्तों को सिलकर यानी अपने चोंच से सिल करके क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। तो झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीले सीकर यानी सीकर क्या है, घोंसला बनाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, यानी जो तीसरे का जो है जो डी वाले का है वो थर्ड होगा। अब डी वाले का थर्ड तो सब में दिया हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता। और आगे पढ़ते हैं, और आगे देखते हैं, शक्करखोरा की बात करते हैं, कोयल की बात करते हैं। वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कोए के घोंसले में अंडा देती है। जो कोयल जो होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाएगी, बल्कि कोए द्वारा बनाया गया घोंसला होगा उसमें अंडे देगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
अब बी का पहला किसमें दिया हुआ है ये आप देख लो। अब बी का देखो पहला जो है बी का इसमें दूसरा दिया हुआ है, ये क्रॉस हो गया ऑप्शन। बी का फोर्थ है ये भी रॉन्ग हो गया, बी का सेकंड है ये भी रॉन्ग हो गया। बी का पहला जो है यानी आपका जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों शक्कर खोरा की बात करते हैं दोस्तों। जो शक्कर खोरा जो है यानी जो आपका सी वाला जो ऑप्शन है उसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो ए का तो मैंने फोर्थ बता दिया कि ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये रहा देखो ए का फोर्थ हो गया और इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ए का फोर्थ क्या कहता है शक्कर खोरा का, कि छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला जिसमें बाल होंगे, बारीक घास होगी, पतली टहनियां होंगे और सूखे पत्ते या कपड़ों के चीथड़ों से क्या है अपना घोंसला बनाती है। जबकि बात करते हैं दोस्तों कलचड़ी की, यह सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच अपना घोंसला बनाती है। पौधों की टहनियां और बाल रुई बिछी हुई होती है दोस्तों। तो ये जो है इसके बारे में राइट ऑप्शन था दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। तो मेरे जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। और हाँ दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहनों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे लिखिएगा अमित क्लासेस आगरा, और वहां पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी ये 3 आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 3 पार्ट है, उनमें से बताना है कि इनमें से किसमें लौह तत्व होता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ वाले का मुझे वो 18 वाले का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। लौह तत्व में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बंद गोभी में होता नहीं है और प्याज में होगा नहीं और टमाटर में होता नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पालक में भी दोस्तों आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है और आंवले में भी पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी भी पाई जाती है दोस्तों, जो आपकी विटामिन सी है ये आपकी आंवले में भी पाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि आपसे क्या कहा गया है कि एक कार, ये क्या है दोस्तों, कार है दोस्तों। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 1512 किलोमीटर है दोस्तों, और उसको 28 घंटे में तय करती है। यानी टाइम आपको कितना दिया गया है, 28 घंटे दिए गए हैं, इतने घंटे में कवर करती है। तो इस कार की औसत चाल आपको बतानी है कि क्या होगी। तो बताइएगा औसत चाल क्या होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों। तो आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। तो आप जब वैल्यू रखोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यानी आप रखोगे 1512 और उसमें भाग दोगे 28 का, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। बट 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया नहीं है, इसमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे 5/18 से क्या कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे, यानी 54 इंटू 5/18, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और 18 से जब इसको करोगे दोस्तों तो 18 3 54 होगा और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो बी है उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक जो नंबर है आपका इस वाले प्रश्न से आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से दोस्तों करके जाए एग्जाम में। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि जो 20 का राइट आंसर है वो क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 20 वाले का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा 20 वाले का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से 3 राज्यों को चुनना है, जो 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है जो समुद्री तट जो है इनके, जिसके समुद्री तट जो है वो कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। अब आपको ये बताना है कि बंगाल की खाड़ी किधर होती है, ये भी आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसको करने से पहले इसका जो मैप है वो आप पहले एक बार देख लो। तो दोस्तों मैप क्या कहता है ये देखिएगा, कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के वो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो इधर आपकी क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से, एक तो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं। तो ये 4 जो हैं आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित
जो राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अब कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से आपके राइट आंसर। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, असम होगा नहीं, अभी अभी मैंने आपको बताया, गुजरात है नहीं है, और केरल है नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, उड़ीसा भी है, और एक और है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, क्या है, पश्चिम जो आपका बंगाल है ये भी उधर ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार जो है राज्य हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित हैं दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। 21 वाले का राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत के किस शहर, यानी कहने का मतलब यह है कि कन्नौज जो है, कन्नौज शहर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी स्थित यानी कौन सा जिला है ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, उत्तराखंड का है, गुजरात का है, या महाराष्ट्र का है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये भारत में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, केदारनाथ जो मंदिर है ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। और गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। अब प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा आपको बताना है, भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्णिमा शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पूर्णिमा का दिन प्रत्येक मास में आता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको मैं पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्णिमा के दिन इनमें से कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो शिवरात्रि नहीं मनाई जाती, और ना ही दिवाली मनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, तो इनमें से ना ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आपकी होली मनाई जाती है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है। यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 वाले का बताइए, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सामुदायिक जो संसाधन है ये ईवीएस पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो ये आपको बताना है क्यों। क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने में का अवसर देता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। यानी इन जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं वो ईवीएस के विद्यार्थी हैं दोस्तों। अब ये अनुमान लगाते हैं कि छोटे से डिब्बे को अगर हम भरेंगे वो भी चने के दानों से, तो कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ये आपका वर्गीकरण होगा नहीं, ना ही संप्रेषण होगा, प्रयोग तो ये कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग कितने चनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का मुझे राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा जब तक मैं आपका क्वेश्चन जो है रीड कर रहा हूं दोस्तों। 25 का मुझे राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। बताइएगा कि 25 वाले का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मैं आपको पढ़ के बता दूं इसमें कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बढ़ाने नहीं होगा, यहाँ पढ़ाने होगा। पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, यानी प्राथमिक जो कक्षा होती है प्राथमिक स्तर पर, यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अभी ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। प्राथमिक स्तर का बच्चा क्या पर्यावरण को बचाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा
की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। ये वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा, यानी स्कूल का जो ज्ञान है उसको बाह्य ज्ञान से जोड़ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत विषयों, ये कोई इसका मतलब नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों स्कूल के ज्ञान को बाहर ज्ञान से जोड़ने की बात कही गई है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा, बताइएगा। यानी इनमें से कौन सा जो उपयोग है वो ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रमाणिक सीखने की क्षमता है, यानी बच्चों ने कितना सीखा है और शिक्षक को आकलन करना है, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या करेंगे। क्या टेस्ट लेंगे, बताइएगा। राइट आंसर मुझे बताइएगा इसका क्या होगा। 26 वाले का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। क्या होगा, तिमाही टेस्ट लेंगे, दत्त कार्य की नोटबुक, पोर्टफोलियो या कक्षा में व्यवहार। देखिए अगर पोर्टफोलियो अगर इसमें नहीं होता तो आपका क्या हो जाता, ये वाला तिमाही टेस्ट हो जाता। बट दत्त कार्य की बात हो रही है, तो दत्त कार्य का मतलब गृह कार्य हो, ये गृह कार्य नहीं देना है बच्चों को, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और कक्षा में व्यवहार गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जितने भी मेरे भाई बहन चैनल को अभी अभी विजिट करें किया है वो सभी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सभी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में एक बार शेयर जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चीजें कैसे बनाते हैं, बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्वतंत्र स्रोत सबसे अधिक उपयोग है, बताइएगा। हमें कोई भी एक ऐसी कोई भी चीज बनानी है, उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन सी युक्ति होगी और उसका स्रोत क्या होगा सबसे अधिक, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका 27 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऐसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना तो पॉजिटिव वर्ड है, और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, ये भी ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा लोगों के सिर पर धारण होने वाले पहनावों पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। संदर्भ पुस्तकों, प्राथमिक स्तर पर संदर्भ की तो बात ही नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के औजारों एवं आकृति विद्यार्थियों के साथ साझा करना, ये भी नहीं होगा। जो आपका राइट ऑप्शन होगा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भ्रमण की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 का मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 28 का 28 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा मैं आपको बताऊं, सलीम प्राथमिक, इसमें आपसे कहा गया जो सलीम है वो सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जन्म से पढ़ाने के लिए भ्रमण कराना चाहता है। जन्म नहीं होगा यहाँ, पहली बात तो ये क्या होगा दोस्तों, जल होगा। ठीक है, क्या होगा, जल होगा। जल को पढ़ाने के लिए क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है, वह कौन सी जगह ले जाना वो उचित समझेगा, बताइएगा। भ्रमण कराएगा जल को पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बताओ जल संचय यंत्र, ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये जल से संबंधित है। जोहाड़, जोहाड़ भी क्या है, जल से संबंधित है। प्राचीन जो लोग थे वो जोहाड़ द्वारा जल प्राप्त करते थे। बावड़ी, बावड़ी में क्या था, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनी होती हैं, उसमें क्या है, लोग जो प्राचीन काल के लोग थे वो नहाते थे। लेकिन खेजड़ी की बात यहाँ रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी और सी भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो सांप का नाम है वो क्या है, नाग। दूसरे का है अफाई, तीसरे का है दुबोइया, और एक जो आपका आखिरी है उसका मुझे नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, रहने दीजिए मैं ही बता दे रहा हूं, क्या है, करैत। क्या है, करैत। नाग, अफाई, दुबोइया, करैत, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की।
और इस प्रश्न को करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव हैं वो सभी एक बार शेयर जरूर करें। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है और 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, वो कौन है वो आपको बताना है। क्या बाघ है, हाथी है, चील है या स्लॉथ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं चील की दोस्तों। ये सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है चील। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? अभी आपको 4 प्रकार के रोग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जल से संबंधित रोग है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या कसरा है, हैजा है, डायरिया है या पीलिया है? बताइएगा इनमें से कौन सा जल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, हैजा, डायरिया और पीलिया ये सभी जो है ये जल से संबंधित रोग हैं दोस्तों। जबकि जो कसरा है ये एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट जिसमें है ये गलत हो जाएगा, सभी होगा नहीं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। जल की नमी यानी आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है या नमी, बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर है, क्या फेदोमीटर है या आपका करकेली स्केल है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रो की जगह कभी कभी हाइग्रो भी आ जाता है, तो दोनों ही बात एक ही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब नापते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वायु दाब नापता है। जबकि हाइड्रोमीटर यानी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, और आर्द्रता क्या है दोस्तों? नमी है दोस्तों। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई गहराई मापते हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों करकेली स्केल से, इससे हम क्या मापते हैं दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता तीव्रता नापते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बी वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब जल में कौन कौन से घुलते हैं, तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब आप देखिएगा कि भा से क्या बना लो बी, और सी से क्या बना लो सा से सी, तो बी सी कहां गए? पानी में। तो भैंस कहां जाती है नहाने के लिए? पानी में। तो गई भैंस पानी में। तो जल में घुलनशील के कौन कौन से विटामिन है दोस्तों? बी और सी। इसमें ए दिया है, ये होगा नहीं, के डी होगा नहीं और के ए होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? जो सी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। और बसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, के ई डी ए, कीड़ा, ये क्या है? बसा में घुलनशील है। और जबकि बी सी क्या है? आपके जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है। क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या आलू है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी आपकी बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु है? विषय वस्तु का मतलब क्या होता है दोस्तों? थीम होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थीम है। देखिए सौरमंडल कोई थीम है नहीं है, ना ही मौसम है, ना ही ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? भोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो थीम है वो आपकी कितनी है दोस्तों? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी थीम टोटल कितनी है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर पे अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी कोई आप चावल बना लेते हो घर पर पका के खाने के लिए, और जो बचते हैं उनको फ्रिज में रख देते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं, 1 2 2 3 तक आप खा सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये तो बात सही है।
क्या है, ये वाली बात सही है। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। बताओ, नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो क्रिया नहीं कर पाते। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, खाद्य संरक्षण के लिए यानी खाने पीने की जो चीजें उन्हें संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आप आलू को सुरक्षित यानी संरक्षित कैसे रख सकते हो कि आलू के आप चिप्स बना लो, पापड़ बना लो, सुरक्षित रहेंगे लंबे समय तक। सेब से जैम बना लो, सुरक्षित रहेगा। कच्चे आम से क्या बना लो, अचार बना लो, ये भी सुरक्षित रहेगा। पर दूध से आप पनीर बनाओगे तो वो 4-5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8th वाले का आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है। बच्चों के द्वारा सब्जी इकट्ठी गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब आपको बताना है बीज किसके भीतर होता है। तो पहली बात, आलू के भीतर होता नहीं है, टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी होता है, चीकू के भी अंदर होता है, भिंडी के भी अंदर होता है, करेले के भी अंदर होता है, बट प्याज के अंदर नहीं होता। और खीरा के अंदर भी बीज होता है, आप लोगों ने खाया होगा। तो आपको बताना है इनमें से किसके अंदर जो है वो बीज है। तो देखिएगा, नाशपाती और चीकू, और भी तो है, टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, जरूर ये वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो टमाटर के भी अंदर सभी आ रहे हैं, इसमें चीकू, भिंडी, करेला और खीरा सभी आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। 9 का आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। रीना को आम पसंद करती है, यानी रीमा जो है आम को बहुत पसंद करती है और उन्हें उन्हें खाने के लिए जाना लिख गया है, यहाँ क्या होगा, खाने के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है कि भाई आम को वह अच्छा लगता है उसे, तो वो लंबे समय तक खाना चाहती है, तो वो ऐसा क्या करेगी जिससे वो आम क्या है, खराब ना हो। रेफ्रिजरेटर से वंचित यानी रेफ्रिजरेटर से अलग हटाकर रख देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। प्लास्टिक की थैली में रखेंगे, खराब हो जाएगा। जूस तैयार करने और वायु रोधी डब्बे में संचित करना, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आम का आप अचार बना लोगे और आम का पापड़ बना लोगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को आपको चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। अब बताओ, आप खाना पकाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताइएगा खाना पकाने में। देखिए, हम खाना सेक कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, बेल कर खाते हैं। खाना तो बेल कर खाते ही नहीं है, तो यहां बेल कर के ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उबाल कर ये भी गलत हो जाएगा। क्या सेक कर खाते हैं, तल कर खाते हैं और भून कर खाते हैं। सेक कर जैसे हमने रोटी को सेका और खाया, तलकर जैसे कि हमने कचौड़ी है इनको क्या है, तल के खाया, पकौड़े हैं तल के खाया, भूनकर जैसे हमने चने भूनकर खाए। तो ये क्या है, जो खाने के पकाने के तरीके हैं ये आपसे पूछा है, बनाने के तरीके नहीं पूछा, सिर्फ पकाने के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, यानी अच्छी तरीके से किससे जानकारी दी जाएगी। तो क्या लिखना है, देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक के भजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना, ठीक है। और उसकी व्याख्या, देखिए व्याख्या शब्द जो होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, किसी बाहरी भोजन को पकाने वाली व्यवसाय एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृतियों की भोजन का प्रदर्शन करना। क्या ये वाला राइट होगा, आप बोलोगे ये भी नहीं होगा। इसमें भी व्याख्या दिया गया है, ये भी नहीं होगा।
ये वाला हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन की मांग कर प्रदर्शन करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना, आपस में पूछताछ करना कि आज आपके घर के बारे में नॉलेज लेना कि आपके घर में भोजन में क्या क्या बनाया है, क्या क्या आपने खाया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। 12 का राइट आंसर बताइएगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्रा कहाँ का हो सकता है, बताइएगा कहाँ की हो सकती है छात्रा, बताइएगा कमेंट करके। सबसे पहले बताइए लिंग हु फेन क्या है, ये एक डिश है जो कि हांगकांग में खाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, जो सांप है दोस्तों, भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका करैत होता है, फाई होता है, दुबोइया होता है और नाग होता है। एक बात और दोस्तों कि सांप अगर किसी को काट खा जाए तो सांप के काटने की जो दवा होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसको सीरम कहते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। अब आपको भोजन बनाने का तरीका आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा इनमें से सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जी को काटने के बाद धोएंगे या काटने से पहले धोएंगे। देखते हैं, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये तो सरासर गलत, एकदम बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलकर, पहले काटेंगे ही तो सही जब तो तलेंगे। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर काटना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आप सब्जी लेके आते हो मार्केट से, फिर उन्हें धोते हो, तब जाकर के उनको काटते हो, फिर दोबारा धोकर तब जाकर के हम सब्जी बनाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में से किस बीमारियां, क्रमशः इनमें से किसको कौन सी बीमारी है ये आपको बताना है। अब आपको बताना है, लौह तत्व की बात हो रही है, तो लौह तत्व का मतलब क्या है, उसमें एनीमिया की कमी तो होगी। तो ये तो बात निश्चित होगी कि उसमें क्या है, एनीमिया की कमी है दोस्तों, ठीक है। और जो कटलेट खाएगी, समोसे खाएगी और डबल रोटी खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी, और जिसमें क्या हो जाएगा, और दिव्या को क्या हो जाएगा, वो लौह तत्व का भोजन नहीं लेती तो उसको एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो रतौंधी तो होगा नहीं, ना ही स्कर्वी होगा। तो क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी मीरा है उसको मोटापा हो जाएगा क्योंकि उसे डबल रोटियां समोसे खाना बहुत पसंद है, जबकि लौह तत्व की कमी होने के कारण दिव्या को क्या है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 22 सितंबर को दोस्तों विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं। विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों 22 सितंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का मुझे बताइएगा, गोलकुंडा जो किला है ये किसने बनवाया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये किसने बनवाया था। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये किसने बनवाया था। तो बात करते हैं दोस्तों गोलकुंडा किला की, कि गोलकुंडा जो किला है वो दक्षिणी भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और ये किसकी राजधानी है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। और ये किसने बनवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, काकतीय राजवंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 17 वाला। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको समझना है, मैचिंग करनी है। मनाली, मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के पाए जाते हैं, असम और लद्दाख में भी किस प्रकार के पाए जाते हैं, उसी हिसाब से आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। मनाली का पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर पाए जाते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं, मिट्टी के घर जिनकी जो छत होंगी वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो बांस के खंभों पर बनी होती है और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं घर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और जो छतें होंगी वो लकड़ी की ही बनी होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि हाउस बोट जो है वो कहाँ का घर है, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउस बोट जो है ये कहाँ का घर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैक्टस कांटों के बीच अपना क्या है, घोंसला बनाता है, और उस पक्षी का नाम क्या है, आपका फाख्ता पक्षी है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति, ये बातें नहीं होगा, क्या होगा, भांति, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी एक साथ नहीं चलेगा। तो देखिए इनमें से आपको बताना है। देखिए जो ततैया होती है, जो बर्र होती है, और चींटी होती है, दीमक होती है, मकड़ी होती है। तो बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ततैया जो होती है वो एक के पीछे एक चलती रहती है, चींटी भी एक के पीछे एक चलती रहती है, और दीमक तो आपको पता ही है कि एक के पीछे एक चलती रहती है। लेकिन मकड़ी जो है वो जाल बनाती है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक के पीछे एक जाली बनाती है, आगे पीछे भी बनाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, कि एक साथ कॉलोनी या बस्ती नहीं बनाती, और वो कौन है, मकड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। और इसको भी समझने से पहले आपको यह समझना है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनना है जिनके तट जो है वो अरब सागर पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बताइएगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बंगाल की खाड़ी का बताया था दोस्तों। इधर बंगाल की खाड़ी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या होता है दोस्तों, अरब सागर होता है, अरब सागर है दोस्तों। तो अब आपको यह बताना है कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं। तो पहली क्या है, गुजरात है, फिर क्या है, महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, और केरल है। तो 4 जो है अरब सागर के तटीय राज्य हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। 4 ही इधर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 इधर है और 4 इधर है। 4 इधर नहीं है, इधर 5 है। एक ये आपका गोवा भी है, कौन है दोस्तों, गोवा भी है दोस्तों। तो इधर कितने हैं दोस्तों, 4 ना होकर के कौन कितने हैं दोस्तों, 5 हैं दोस्तों। तो अरब सागर में 5 हैं दोस्तों, जबकि बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 4 हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 20 वाले प्रश्न की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अरब सागर पर कौन कौन से स्थित है। तो देखो आंध्र प्रदेश है नहीं है, ना ही आंध्र प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है। दूसरा होता तो क्या हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता। एक और क्या हो जाता, गोवा। तो क्या है, जो अरब सागर की बात करते हैं तो 5 राज्य स्थित हैं दोस्तों, जिनके नाम क्या है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। 21 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं दोस्तों। एक गांव के मकान के नीचे लक्षण दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लक्षण वो सही होगा। बताइएगा। अब इसके बारे में कहा गया है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें जो होती हैं वो ढालू नुमा होती हैं।
ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही आपसे कहा गया 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई और बांस के खंभों, ये क्या हो जाएगा, बांस के खंभों पर बनी होती है। मैं ये बस लिख गया है, क्या है, बांस के खंभों पर बनी होती है दोस्तों। तो आपने तुरंत समझ लिया कि बांस के खंभों की बात हो रही है। असम तुरंत आपने लगा दिया, असम हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, जो गिर आपका पक्षी विहार है ये कहाँ है, आपका गुजरात में है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है, बर्ली, वो आपकी कहाँ होती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 22 का बताइएगा, निम्नलिखित में का अध्ययन करना है। बताइए, कौवा एक पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो बताइए वो कौन है, वो कौन है दोस्तों, कोयल है दोस्तों। कोई कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो उल्लू होता है दोस्तों, वो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। बताइएगा, एस्किमो जो जनजाति होती है वो अपने जो घर होते हैं वो इग्लू का जो निर्माण करते हैं वो बर्फ से करते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों करते हैं, तो बताइएगा इसका क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवा तो आएगी आएगी। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। जब बर्फ का घर बन जाएगा तो आप उसके अंदर रहोगे तो अंदर भी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और वो उस हीट को बाहर जाने नहीं देगी। तो ये वाली बात तो सही है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ऐसा नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र केवल बर्फ में ही उपलब्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बी है दोस्तों वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। बताइएगा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। और वो पक्षी कौन है, पेड़ की ऊंची डाल पर हमेशा कौवा घोंसला बनाता है। किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है, और एक क्षेत्र होगा और सबसे उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाली पर चील अपना घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 बताइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है, इसका कारण क्या है। कीटों को दूर भगाने के लिए, चिकना चिकना होगा, चिकन नहीं होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो क्या है, वो कीटों को दूर भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का मुझे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए, तो देखिए सीमेंट तो घर बनाने के काम आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, 2 बार लिख गया है, पत्थर भी आता है, लेकिन स्कूटर काम नहीं आता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बंदर, शेर तथा चूहा, इनके घर क्रमशः है, बताइएगा। तो बंदर अपना जो घर है उसका, बंदर का घर का है, देखो बिल होगा नहीं, गुफा होगी नहीं, घोंसला होगा नहीं। तो बंदर का घर क्या होता है दोस्तों, पेड़ होता है। शेर का क्या होता है, गुफा होती है। और जबकि चूहे का क्या होता है, बिल होता है। तो इस किस में दिया है, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। अब ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से राइट होगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। कौवा है, कोयल है, गौरैया है, या कोयल है। नीड़ का दोस्तों मतलब क्या होता है, घोंसला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, घोंसला होता है। और घोंसले का निर्माण कौन नहीं करता, वो कोयल नहीं करती। तो नीड़ भी लिखा आ जाए और घोंसला भी लिखा जाए तो दोनों ही बात एक ही होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोफोबिया रोग होने पर किस चीज से डर लगता है। अब हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है दोस्तों, ये किस चीज से डर नहीं लगता, ये आपको बताना है। क्या सांप से नहीं लगता, गलत, कुत्ते से नहीं लगता, पानी से डर लगता है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है तो पानी में से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है जो खंडरों
या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है? खंडरों और पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है, वो आपको बताना है। बताइएगा वो कौन है? कबूतर हो जाएगा दोस्तों। कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बना लेता है, और चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है, जबकि उल्लू जो होता है वो पेड़ के अंदर छेद करके अपना घोंसला बनाता है, और उल्लू जो है अपनी जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक घुमा लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।